हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज 15 अप्रैल 2023 है, तो आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसकी 3 सेशंस किए हैं। तो ये जो है हिस्ट्री आपके वीएलडब्ल्यू, बाकी जो आने वाले एग्जाम्स है या एसएसबी में भी जो जीएस है उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, आई एश्योर यू कि आप मतलब जीएस में अबो 22-23 क्वेश्चन करोगे जरूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इस इनिशिएटिव के बारे में। ये ऑनलाइन इनिशिएटिव है हमारी एकेडमी का, वेयर वी विल बी टीचिंग एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। तो इसके बगैर हमारी क्लासेस चल रही है, जैसे जियोग्राफी भी है, या आप देखोगे मैथ्स जो है आपको यासिर सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बगैर मैं भी यहाँ जो है जनरल स्टडीज के एमसीक्यूज आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हम बाकी जो कोर्सेज है जैसे इकोनॉमिक्स है या बाकी और भी कोर्सेज करंट अफेयर्स है उन पे वीडियोस जरूर लाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो है वेरियस ऑनलाइन हैंडल्स हैं जहां आप हमें रीच कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं और बाकी जो फेसबुक पेज है या ईमेल है वो सब भी दिया हुआ है। ठीक है, आप हमारी जो एकेडमी है इसकी वेबसाइट पे आप फ्री रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद वहां आपको मॉक टेस्ट, बाकी जो कोर्सेज है वो सब मिलेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद व्हाट यू विल गेट एट आवर एकेडमी इज डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट, मेंटोरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि दैट जो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब क्या होगा। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप सीधे याद रख लीजिए कि दैट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है, सपोज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए आपको जेके एसएसबी के लिए पढ़ना है। ठीक है, जेके एसएसबी के लिए आपको मान लीजिए जनरल स्टडीज पढ़ना है, जीएस। तो ये नहीं है कि अब आप इसके लिए तो देखिए एडवांस्ड बुक्स आती है स्पेक्ट्रम या फिर लक्ष्मीकांत, या उसके बाद जो नीचे वाले आती है एनसीईआरटीज आती है, तो ये काफी ज्यादा मतलब मटेरियल आ जाता है, जितना मतलब फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर रिलेवेंट भी नहीं रहता। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स में हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटीज और उसके बाद प्लस एडवांस्ड मटेरियल, ठीक है, इसको मर्ज करके हम एक कंपनी जो है गिस्ट बनाती है। तो उससे जो है आपको फिर उस कोर्स से जो है मतलब जो गिस्ट मिलता है उससे फिर कम पेजेस में आपका ये सारा कंटेंट आ जाता है। और इसके साथ साथ हर किसी टॉपिक पे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसमें डालते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन अप टुडेज सेशन। दिस इज ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दैट by which of the following treaties was Turkey completely dismembered, which gave rise to खिलाफत movement in इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब किस ट्रीटी से जो टर्की को है डिसमेंबर किया गया। अब इसका मतलब क्या है टर्की डिसमेंबर्ड, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता होगा दैट 1920 1920 में शुरू हुआ था दैट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद यही मूवमेंट जो है 1922 में एंड हुआ था। ठीक है, मतलब ये गांधी जी ने चलाया था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत आपको पता होगा इट इज रिलेटेड टू मुस्लिम्स, है ना, खलीफा। तो नॉन कॉपरेशन जो है इसका मतलब था कि गवर्नमेंट के साथ जो है बाइकआउट करना उनकी काउंसिलर्स को, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बाकी। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत हालांकि दो अलग अलग पहलू थे, लेकिन ये फिर जुड़ गए इन 1920। गांधी जी जो है उनको लगा कि इससे जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कलर जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में आ जाएगा, तो इसीलिए उसने इस खिलाफत क्वेश्चन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा। तो अब ये खिलाफत क्वेश्चन क्या था, देखिए आपको पता होगा ज्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था बिटवीन, अगर आप यहाँ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की पार्टीज को देखोगे, ये भी कभी क्वेश्चन आता है। देखिए यहां से था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और था हमारे पास टर्की। ठीक है, और वर्सेस हम बोल सकते हैं दैट
इंग्लैंड, यूके, फ्रांस, ठीक है, जापान, इटली, ठीक है, जापान, इटली, तो बाकी सब यूएसए, यूएसए वो सब, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान, इटली, वो दूसरे साइड आते थे, हैं जिनको हम कहते थे दैट दे वर द एलाइड पावर्स। नाउ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, तो टर्की अगेंस्ट था, हम बोल सकते हैं इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो वहां का जो खलीफा था टर्की में, तब खलीफा वहां पे अपॉइंट होता था, ठीक है। तो जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड जब हुआ 1918 में, तो 1918 में एक ट्रीटी साइन हुई इन द सिवेरिस, ट्रीटी ऑफ सिवेरिस साइन हुई इन फ्रांस, ट्रीटी ऑफ सेवरिस, सेवरिस एक जगह है फ्रांस में, वहां पे ट्रीटी साइन हुई, और उससे जो है ये टर्की का जो खलीफा है उसको रिमूव किया गया, ठीक है, उसको डिसमेंबर, मतलब जो भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो भी टेरिटरीज आती थी, दौलती उस्मानिया जिसे हम कहते हैं, तो वो सारी टेरिटरीज ब्रिटिश और फ्रांस के बीच डिवाइड हो गई, और खलीफा को जो है रिमूव किया गया। तो उसके बाद खलीफा को रिमूव करने के बाद इसमें जो है काफी एंगर मचा मुस्लिम्स में, इन इंडिया जो है इस खलीफा के रिमूव करने पे एंगर मचा। तो इस क्वेश्चन पे जो है मुस्लिम लीग ने रिक्वेस्ट किया था ब्रिटिश से कि उसकी मतलब खलीफा को कुछ जो सेक्रेट प्लेसेस बाकी वो उसी के पास रखी जाए, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना। तो तब ये क्वेश्चन, ये एजिटेशन और फिर नॉन कॉपरेशन को जोड़कर मूवमेंट एक चला 1920 से 22, जिसे हम खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बिगिनिंग 1920 में हुई, ठीक है। तो इसमें पहले बनी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ठीक है, दिल्ली में, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। तो उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इससे भी क्वेश्चन आता है, देखिए अगर आप अब इसको देखोगे, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसमें बनी पहले कब से चला ये 1920 से 22 तक। तो पहले क्या इसमें बनी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इसकी प्रेसिडेंटशिप ले ली किसने, गांधी जी ने। तो कभी क्वेश्चन आता है वहां पे शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए गांधी, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट को लॉन्च किया गया, मतलब कांग्रेस ने इसको एंडोर्स किया या इसको अप्रूव किया कब, इन दैट फाइनली फोर्स में जब ये खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया इन नागपुर सेशन, ठीक है। तो ये भी इसे क्वेश्चन बनता है कभी कभार कि किस सेशन में जो है एंडोर्स किया गया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कांग्रेस ने किस सेशन में उसको एंडोर्स किया, तो नागपुर सेशन। तो उसके बाद आपको पता है कि दिस मूवमेंट जो है ये फिर इसमें फिर काफी पार्टिसिपेशन रहा हर किसी सेक्शन का, ठीक है, जैसे पीजेंट्स है, शॉपकीपर्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सबका पार्टिसिपेशन रहा। तो उसके बाद 1922 में एक इंसिडेंट हुआ, चोरा चोरी इंसिडेंट। तो ये एक विलेज थी यूपी में, तो यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, इसकी बिना पे जो है इस मोमेंट को फिर विड्रॉ किया गया, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हुआ, तो इस मोमेंट को गांधी ने विड्रॉ किया, क्योंकि वो वायलेंस को कभी मानता ही नहीं था, वो ये कहता था कि मेरी जो राह है वो सत्याग्रह है, ठीक है, मतलब इसमें नॉन वायलेंस है, पीसफुल प्रोटेस्ट, बाइकॉट एटसेट्रा, ठीक है। तो 1922 में इस मोमेंट को विड्रॉ किया गया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था, हाँ, तो खिलाफत क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, अब ये रिलेटेड था टू टर्की, ठीक है। टर्की में जो सुल्तान है या खलीफा है उसको जब रिमूव किया ब्रिटिश ने, तो उस पे जो है एंगर मचा मुस्लिम्स में, जिसकी वजह से ये खिलाफत मूवमेंट चला। तो उसके बाद टर्की को किस ट्रीटी से अब डिसमेंबर किया गया, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेवरिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरिस। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा ये हुआ है कि मिस्टेक हुई है कि ट्रीटी ऑफ सेवरिस नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अब यहाँ पे याद रख लीजिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ट्रीटी ऑफ सेवरिस। तो सेवरिस इज इन फ्रांस, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट कि मतलब यहाँ ऑप्शंस में इसको नहीं रखा है, ठीक है। आई होप यू विल नॉट माइंड। तो याद रखोगे आप दैट बाय द ट्रीटी ऑफ सेवरिस टर्की वाज डिसमेंबर्ड, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स वाज द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन बाय गांधी जी, चौरा चोरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, सॉल्ट राइट्स, नन, ठीक है। देखिए
यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि जो मैं हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, कि जो मैंने आपको बोला, ये डिस्कशन हमने किया है कि जो खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो एंड हुआ 22 में, किस इंसिडेंट पे? ऑन द बेसिस ऑफ चौरा चोरी इंसिडेंट, चौरा चोरी इंसिडेंट। तो चौरा चोरी एक विलेज है, आप इसको थोड़ा याद रखोगे, चौरा चोरी एक विलेज है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पे जो है एक पुलिस स्टेशन में दंगा हुआ, जिसमें फिर पुलिस वाले जो है उनको बर्न किया गया, ठीक है। तो इस वायलेंस की बेसिस पे है, इस वायलेंस को देखकर जो है गांधी ने विड्रॉ किया, कौन? खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए कि जो जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ठीक है, जब ये हुआ इसके बाद गांधी ने कौन सा मूवमेंट जो है विड्रॉ किया, ठीक है, तब कौन सा मूवमेंट चल रहा था जो गांधी ने विड्रॉ किया? देखिए, चोरा चोरी इंसिडेंट पे गांधी ने विड्रॉ किया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आप बोलिए कि जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, इस तब कौन सा मूवमेंट चल रहा था जो फिर गांधी ने विड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे दीज साल्टोराइट्स, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए पार्ट, चौरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है। सो आंसर इज ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। The group that opposed council entry after Gandhi's arrest in 1922 came to be known as Swarajistas, No Changers, Revolutionaries and रेस्पॉन्सिविस्ट्स, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोलना है वो ग्रुप जिसने अपोज किया काउंसिल एंट्री। तो अब इस थोड़ा सा इस बात करते हैं इस काउंसिल एंट्री के बारे में, इसका मतलब क्या है। देखिए, आफ्टर दिस 1922, मैंने आपको अभी बोला कि खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, शॉर्ट में मैं लिखता हूं के एंड एन मूवमेंट, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ हुआ, ठीक है, किस इंसिडेंट की बिना पे? चोरा चोरी इंसिडेंट की बिना पे। और उसके बाद जो क्या हुआ कि काम, गांधी को अरेस्ट किया गया इन 1922, ठीक है। 6 साल के लिए अरेस्ट किया गया था, बट ही वाज देन रिलीज्ड आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ही हेल्थ ग्राउंड पे उसको फिर रिलीज किया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो एक बोल सकते हैं हम दैट पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, मतलब जैसे मानो कि नेशनल मूवमेंट को चलाने के लिए जो रोल मेन था, तब मेन हीरो गांधी था, अब वो उसको तो अरेस्ट किया गया, तो इसलिए मतलब वो खालीपन सा हो गया नेशनल मूवमेंट में। तो इसमें जो बाकी अब लीडर्स थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, लाला लाजपत राय थे, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने ये अब डिसाइड करना था कि अब फ्यूचर कोर्स या फ्यूचर जो एक्शन है हमारा किस तरह का होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़े वो बट गए। तो एक ग्रुप को हमने बोला कि वो थे सौराजिस्टिस, ठीक है, सौराजिस्टिस। तो दूसरे ग्रुप को हमने बोला कि वो थे नो चेंजर्स, वो थे नो चेंजर्स। तो सौराजिस्टिस बोल रहे थे कि काउंसिल एंट्री का मतलब है, यहाँ पे जो काउंसिल एंट्री का मतलब है कि हम जो है इलेक्शंस लड़े, और इलेक्शंस के थ्रू जो ब्रिटिश का जो मतलब ब्रिटिश के जो काउंसिल्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उनमें पार्ट ले ली। मतलब हम इलेक्शंस लड़े और काउंसिल्स में एंटर करी थ्रू इलेक्शंस, ताकि हम नेशनल मूवमेंट को वहां चला सके, ठीक है। तो लेकिन नो चेंजर्स का ये मानना था कि हमें काउंसिल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वीक पड़ जाएगा नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो नो चेंजर्स और स्वराज में अब लीडर्स आती थी, जैसे नो चेंजर्स में आता था हमारे पास दिस स्वराज में, सॉरी, चितरंजन दास, और उसके बाद दिस मोतीलाल नेहरू, और इसमें हमारे पास आता था अजमल खान, ठीक है। हम्म। तो स्वराज में हमारे पास लीडर्स आते थे, और चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो ये कभी क्वेश्चन आता है कौन लीडर किसके साथ जुड़ा था? अजमल खान, ठीक है, अजमल खान। और लाला लाजपत राय भी इसी में थे। नो चेंजर्स में हमारे पास आते थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल।
इसी तरह बाकी जो लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू वो सब नो चेंजर्स में आते थे। ठीक है, मतलब जो चाहते थे कि मतलब यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चलता रहे, जिस तरह हम मतलब काउंसिल एंट्री को बाइकॉट मतलब करना, तो ये काउंसिल एंट्री के फेवर में थी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। लेकिन बाकी जो ये थे वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, या जो बाकी रेवोल्यूशनरी टाइप थे वो काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो अब राइट आंसर होगा दैट अपोजिट काउंसिल एंट्री, तो काउंसिल एंट्री जिसने अपोज की, सो दे वेर व्हाट, नो चेंजर्स। ठीक है, नो चेंजर्स काउंसिल एंट्री को सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, नाउ उसके बाद हम थोड़ा सा रेवोल्यूशनरीज को देख लेते हैं। रेवोल्यूशनरीज में हमने पढ़ा था, इसमें इंपॉर्टेंट फेज फर्स्ट और फेज सेकंड आता था, जैसे उसमें सचिन सन्याल, बाल दिस अजीत सिंह, ठीक है, सूर्या सेन, तो ये सब रेवोल्यूशनरीज आती थी। तो रेवोल्यूशनरीज ज्यादातर आप देखोगे, मतलब इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला फेज था इनका फर्स्ट फेज, और उसके बाद सेकंड फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में आप देखोगे जैसे लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, अजीत सिंह, ठीक है, वो फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में आप देखोगे जैसे भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, हाँ, राजगुरु। लेकिन ये नहीं है कि मतलब फर्स्ट फेज के अब सारे खत्म हुए थे फिर सेकंड फेज चला था, ये है कि मतलब फिर फर्स्ट फेज के कुछ जो लीडर्स है वो फिर मतलब मतलब नए लीडर्स, यंग लीडर्स इसमें सेकंड फेज में आ गए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है दैट इज रेस्पॉन्सिविस्टस। तो देखिए, रेस्पॉन्सिविस्टस का मतलब है कि अब स्वराजिस्टस थे, ठीक है, स्वराजिस्टस बोल रहे थे कि काउंसिल एंट्री को मान रहे थे, नो चेंजर्स नहीं मान रहे थे, लेकिन रेस्पॉन्सिविस्टस क्या बोल रहे थे कि अब जो स्वराजिस्टस है इनमें भी मतलब बीच में फिर क्या है कि इनमें फ्रिक्शन बन गया, मतलब एक को हमने बोला रेस्पॉन्सिविस्ट और दूसरे को हमने बोला नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, मतलब विद इन स्वराजिस्टस दो फैक्शंस बन गए, रेस्पॉन्सिविस्ट, नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। रेस्पॉन्सिविस्टस बोल रहे थे कि दैट वी शुड कॉपरेट विद द गवर्नमेंट, मतलब हम तो काउंसिल्स में है लेकिन हमें गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए थी। और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट उस कॉपरेशन को मना कर रही थी कि हमें गवर्नमेंट के साथ काउंसिल्स में कॉपरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ लीडर्स जैसे रेस्पॉन्सिविस्टस में, नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में लाला लाजपत राय आते हैं फिर। ठीक है, तो दैट वी डिस्कस इन डिटेल इन क्लासेस। ठीक है, तो उसके बाद तो इसका आंसर ए पार्ट सौराजिस्टस, सॉरी इसका दैट अपोजिट काउंसिल, नहीं, सो अपोजिट काउंसिल एंट्री, तो उसका मतलब नो चेंजर्स जो काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे। द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्म्ड बाई, ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हमें पता है कि आफ्टर दैट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब कौन से दो ग्रुप्स आए थे, स्वराजिस्टस एंड नो चेंजर्स। तो उसके बाद आपको पता है कि जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये ये बोल रहे थे कि हमें काउंसिल एंट्री में जाना चाहिए, तो ये दोनों क्या थे अब, स्वराजिस्टस, स्वराजिस्टस। लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, या बाकी विठल भाई पटेल, वो सब क्या अपोज कर रहे थे किसको, काउंसिल एंट्री को। ठीक है, अब ये जो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने लीव किया फिर नो चेंजर्स को या कांग्रेस को, और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका इन्होंने नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है, तो इस पार्टी के अगर आप देखोगे, इसको बनाया फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी को फॉर्म किया। सो आंसर इज ए पार्ट, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट द वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ स्वराजिस्टस वाज द इलेक्शन ऑफ स्पीकर टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, हु वाज सी राजगोपालाचारी, पीटी नेहरू, विठल भाई पटेल एंड अनिल बेसेंट। ठीक है, तो अब जो एक ये जो स्वराजिस्टस थे, फिर फाइनली क्या हुआ कि देखिए आपको पता होगा कि मतलब गांधी फिर रिलीज हुआ 1924 में, लेकिन फिर जो एक ये कॉपरेशन इनमें रही कि ये कांग्रेस है और विद इन कांग्रेस ही स्वराजिस्टस भी रहेंगे और विद इन कांग्रेस भी नो चेंजर्स रहेंगी। ठीक है, नो चेंजर्स, ये अब काउंसिल एंट्री मान रहे थे, ये काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे, नो चेंजर्स।
तो स्वराज जस्टिस अब ये इसलिए रखा गया कि ये विद इन कांग्रेस रहेंगे, क्योंकि मतलब जो स्प्लिट हुआ था 1907 में एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का, उसको बचाने के लिए इस बार दोनों को कांग्रेस में ही रखा गया। तो स्वराज जस्टिस कांग्रेस में ही थे, लेकिन इलेक्शंस के लिए इनको परमिशन फिर मिली गांधी की तरफ से, ठीक है। तो जब ये अब जब स्वराज जस्टिस इन काउंसिल्स में गए तो इनकी कुछ पॉजिटिव्स भी आ रहे थे और कुछ नेगेटिव्स भी, मतलब कुछ काम इन्होंने अच्छे किए वहां पे, मतलब कुछ कंसेशंस ले ली गवर्नमेंट से, और कुछ नेगेटिव्स भी थे, ठीक है। तो पॉजिटिव्स में जैसे इनका इंपॉर्टेंट था कि एक इन्होंने जो स्पीकर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मतलब जो हमें पता है कि जेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो तब ब्रिटिश का जो यूनियन गवर्नमेंट था तब वहां पे थी, एक तो एग्जीक्यूटिव था और लेजिस्लेचर था, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सेंटर में थी, तो उसमें पहला स्पीकर इन्होंने वहां पे अपॉइंट किया गया था, किसको, वित्थल भाई पटेल, ठीक है। वित्थल भाई, वित्थल भाई पटेल, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखोगे। तो वित्थल भाई पटेल वाज द स्पीकर हु वाज इलेक्टेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, वित्थल भाई पटेल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर एंड 6। The first president of all India Trade Union Congress formed in 1920 was, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये बना था रिलेटेड टू द, मतलब जो ट्रेड डिस्प्यूट है, ट्रेड यूनियन है वहां पे, उनको रिजोल्व करने के लिए बना था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये बना था 1920 में। तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लजपत राय, इट इज सी पार्ट लाला लजपत राय। तो इसका जो रेस्पॉन्स रहा था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, इन्होंने काफी साथ दिया था गांधी के मूवमेंट को, उसको चलाया था, ठीक है। और ज्यादातर इसने क्या उठाया था, वर्कर्स के इश्यूज, ठीक है, वर्कर्स के, वर्कर्स के इश्यूज। और इसमें इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे दूसरा, फर्स्ट मे डे, तो मे डे इज रिलेटेड टू दैट वर्कर्स, ठीक है। फर्स्ट मे डे वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, इन इंडिया। सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। Which of the following was not associated with the formation of Hindustan Republican Association, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि कौन पर्सन एसोसिएट नहीं था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो देखिए ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये एक, बोलिए, आपकी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ये था कि मतलब इंडिया, इसने ज्यादा जो है फिर रेवोल्यूशनरी टाइप, जो रेवोल्यूशनरी का आपको पता होगा दैट दे वर दैट वेरी एक्सट्रीम, मतलब उनका यही था कि मतलब डेक्यूटीज, मर्डर ऑफ द ऑफिशियल्स, ठीक है, यही सब उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो उसके दौरान फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसको बनाया था सचिन सिन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो ये पहले तीन जो है, these were associated with the formation of Hindustan Republican Association। फिर एचआरए का नाम किया गया चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। एचआरए का नाम किया गया एचएसआरए में नाम, ठीक है, चेंज किया गया। तो ये याद रखना। तो ये फिर फिरोज शाह कोटला में एक कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, मीटिंग की थी, जिसमें एचआरए को बनाया गया एचएसआरए, ठीक है। तो हाँ, इसमें अब कौन इन्वॉल्व नहीं थे, भगत सिंह। तो भगत सिंह इसकी फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन आपको पता होगा भगत सिंह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पंजाब नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, पंजाब नौजवान भारत सभा इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इसके सोशलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स थी, ठीक है, सोशलिस्टिक मतलब दैट सोशल जस्टिस एटसेट्रा, ठीक है। और दूसरी बात भगत सिंह की, अब इंपॉर्टेंट इसमें आता है, इसका जो आता है सैंडर्स मर्डर, ठीक है। तो भगत सिंह के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आती है, एक तो इसने क्या किया था, बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसने बॉम्ब गिराया था। लेकिन हाँ, वो इसलिए वो नॉन हार्म वो हार्मफुल बॉम्ब नहीं था, इसलिए कि मतलब हम हमें ट्रायल हो जाए और हम फिर जज के सामने अपनी जो बात है, अपनी जो इश्यूज है वो बोल सके। तो ये इन्होंने डेलिबरेटली हार्मलेस बनाया था ये बॉम्ब, हार्मलेस मतलब ताकि मतलब जो सो दैट डेफ कैन हियर,
मतलब जो बहरे हैं वो सुनी। तो इसका मतलब ये था कि हमारी आवाज पहुंच जाए कहीं और हम वॉलंटरीली अरेस्ट हो जाए और फिर हम बिफोर द कोर्ट अपनी डिमांड्स बोल सके। तो दूसरा इसके साथ रिलेटेड था सैंडर्स मर्डर। ठीक है। सैंडर्स सैंडर्स जो था, ही वॉज दैट पुलिस ऑफिशियल इन दैट पंजाब। तो उस दौरान लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, तो उसकी बिना पर भगत सिंह ने शॉट किया सैंडर्स को। बट एक्चुअली इट इज एस्कॉट जिसने शूट किया था, दैट इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वेर हैंग्ड इन काकोरी रॉबरी केस। ठीक है। तो इसमें काकोरी रॉबरी केस आपको पता होगा। देखिए काकोरी एक स्मॉल टाउन था यूपी में। ठीक है। तो इसका ये जो है, तीनों एसोसिएटेड थे इसके साथ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह भी। ठीक है। तो ये तीनों रेवोल्यूशनरीज थे। तो काकोरी एक जो है स्मॉल टाउन था लखनऊ में। ठीक है। लखनऊ जो यूपी में है, तो वहां पे इनका ये था प्लान की जो ट्रेन है, गो डाउन ट्रेन। ठीक है। तो उसका जो कैश है वो हम लूटे। ठीक है। कैश जो है लूटे और क्या करें, मतलब सो दैट टू रेज फंड्स एंड ब्रिंग आर्म्स फॉर द दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। ठीक है। तो इसमें इन तीनों को फिर ट्रायल करके हैंग किया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला एंड रोशन सिंह। तो कभी कभार क्वेश्चन आएगा, ये देखिए ये तो काकोरी रॉबरी केस है, कभी कभार क्वेश्चन आएगा लाहौर कंस्पिरेसी केस। तो लाहौर कंस्पिरेसी केस में यही जो हमने ऊपर पढ़ा सैंडर्स मर्डर। ठीक है। तो इसमें जो है किसको ट्रायल किया गया था, भगत सिंह को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी एग्जाम्स में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सूर्य सेन। तो सूर्य सेन के बारे में आपको बोलना है कि दैट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, ही यूज्ड टू से ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्चू ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, ही कैरिड आउट चित्तगोंग आर्मरी रेड, ऑल। ठीक है। देखिए बोल रहे कि मतलब वो एक रेवोल्यूशनरी था, सूर्य सेन बिल्कुल था वो रेवोल्यूशनरी। ही यूज्ड टू से ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, ये भी ठीक है। तो ये इसका कोट है। तो कोट्स आप कभी कभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, देखिए कोट्स में आप क्या करते हैं, सारे कोट्स याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ लीडर्स जैसे आप बोलोगे, पीटी नेहरू है। ठीक है। गांधी है, अंबेडकर है। मतलब जो नाम आपने बचपन से सुने होंगे, टेक्स्ट बुक्स में पढ़े होंगे, फेमस फेमस नाम, पीटी नेहरू, गांधी, अंबेडकर, इसी तरह भगत सिंह, इनके कुछ कोट्स, इनकी बुक्स, इनके रिलेटेड कुछ इवेंट्स, ये हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया कीजिए। ठीक है। तो ही कैरिड आउट चिटागोंग आर्मरी रेड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चिटागोंग एक आपको पता होगा बंगाल में है, तो आज तो ये वेस्ट बंगाल में है। तो तब इन्होंने वहां पे चिटागोंग में एक रेड डाली थी। आर्मरी मतलब वहां के जो ये आर्मरी मतलब जहाँ पे ये सामान रहता है, डिफेंस सामान, तो उसको लूटा था ताकि मतलब हम फिर से जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है कर सके। तो इसमें इन्होंने रेलवे लिंक जो है वो भी खराब कर दी थी, उनको तोड़ा था, टू डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। तो डी पार्ट ऑल, तो तीनों करेक्ट है अबाउट द सूर्या सेन। ठीक है। तो वो रेवोल्यूशनरी भी था, तो उसका ये एक फेमस कोट है, ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, तो ही कैरिड आउट चिटागंग आर्मरी रेड एंड डी पार्ट ऑल, तो सब ठीक है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मुड़ते हैं। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वाज रिटन बाय। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब एक बुक है, तो ये रिलेटेड टू द रेवोल्यूशनरीज था। ठीक है। ये अगेन रिलेटेड टू द रेवोल्यूशनरीज था। तो फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, आप याद रखोगे, सी पार्ट भगवती चरण वोहरा। ठीक है। भगवती चरण वोहरा ने लिखी। तो भगत सिंह, सुखदेव, सचिन सन्याल, तो ये मैंने आपको अभी बोला, ये आपको यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज में याद रखना है, जैसे सचिन सन्याल रिलेटेड थे काकोरी रॉबरी केस। ठीक है। काकोरी रॉबरी केस। इसी तरह भगत सिंह, सुखदेव रिलेटेड थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। जिसमें सैंडर्स को मारा गया था। और भगत सिंह ने क्या बनाया था, पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा। ठीक है। नो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 11 की ओर चलते हैं। द सिमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन द प्रोविजन कंटेन्ड इन। ठीक है। तो देखिए सिमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1927 में।
तो ये एक क्या था, 7 मेंबर कमीशन था, 7 मेंबर कमीशन। तो इसमें सातों मेंबर जो थे ब्रिटिश के थे। तो इसको हेड किया था जॉन सिमन ने, ठीक है, जॉन सिमन। तो उसके बाद स्टैनली बेल्डविन तब यहाँ के वो ब्रिटिश पीएम थे, उसके अंडर इसको इनेक्ट किया गया था, मतलब इस कमीशन को बनाया गया था अंडर हूँ। तो ये तो इसको हेड कर रही थी, जॉन सिमन इस कमीशन को हेड कर रही थी। और उसके बाद जो दिस स्टैनली बेल्डविन, एस बेल्डविन, तो ये पीएम थे ब्रिटिश की तरफ, ठीक है, पीएम। तो इसने इसको सेट किया था, ठीक है, सेटअप। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आती है, कभी आएगा सेटअप किसने किया था, बेल्डविन के अंडर। तो हेड कौन कर रहा था, जॉन सिमन, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें और एक नाम आता है लॉर्ड बर्कन हेड, ठीक है, बर्कन हेड। नाउ ये क्या था, ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी एसोसिएट था विद दिस सिमन कमीशन। तो उसके बाद ये सिमन कमीशन जो है 1928 में ये इंडिया आया। अब ये किस प्रोविजन पे बनाया गया, देखिए, मैंने आपको पिछली बार बोला था, पिछले एमसीक्यू में, मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इससे जो है मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया। तो इसी में ये प्रोविजन था कि 10 साल बाद हम एक कमीशन इनेक्ट करेंगे जो स्टडी करेगा इंडिया की कंडीशन, ठीक है, इंडिया की जो मतलब कंडीशन है, उसकी जो पॉलिटी है, वो सब स्टडी करने के लिए हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो फिर उसको 2 साल पहले ही इनेक्ट किया गया, तो दैट वाज सिमन कमीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीओआई एक्ट 1919, तो इस सिमन कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस थी। जैसे इसने फिर रिकमेंडेशंस में ये बोला कि दैट डोमिनाइन स्टेटस, ठीक है, इंडिया के लिए इसने डोमिनाइन स्टेटस रखा, ठीक है। इसी तरह डायरची को एबॉलिश किया, ठीक है, डायरची जो 1919 में आई थी, उसको उसका एबॉलिशन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिमन कमीशन को बाइकआउट किया था कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया था, बाइकआउट किया था सिमन कमीशन को। बट आफ्टर दैट बाइकआउट करने के बाद जो है, लेकिन एक पर्सनैलिटी थी, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, वो सिमन कमीशन के साथ उन्होंने काम किया था, उन्होंने इनको मेमोरेंडम पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहिश्त हितकर्नी सभा, ठीक है। तो बिहिश्त हितकर्नी सभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बिना पर बी आर अम्बेडकर ने मेमोरेंडम सबमिट किया टुवर्ड्स द सिमन कमीशन। और उसके बाद उसने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मांगा था, लेकिन वो सिमन कमीशन ने नहीं दिया। लेकिन सिमन कमीशन ने रिजर्व्ड सीट्स दे दी, रिजर्व्ड सीट्स दे दी किनको, डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो डिप्रेस्ड क्लासेस आपको पता होगा, जो लो कास्ट इंडिया में है, उन्हीं के लिए मूवमेंट चला, उन्हीं के लिए बी आर अम्बेडकर ज्यादा उसी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो रिजर्वेशन इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दी। तो उसके बाद जो इसमें आता है इंपॉर्टेंट, वो फिर इसकी लॉर्ड बर्कनहेड ने एक्चुअली चैलेंज किया था फिर कांग्रेस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे दूसरे एमसीक्यू में। तो इसका राइट आंसर ए पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, ठीक है। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। दिस सिमन कमीशन वाज सेट अप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर स्टैनली बेल्डविन, विंस्टन चर्चिल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जॉन सिमन। तो वो मैंने आपको अभी बोला कि किसकी, ये जो स्टैनली बेल्डविन था, ही वाज, ये कौन था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो इसी ने सेटअप किया था किसको, सिमन कमीशन को, सिमन कमीशन को स्टैनली बेल्डविन ने अपॉइंट किया था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दैट जो मैंने आपको अभी ऊपर बोला कि डिप्रेस्ड क्लासेस को इसने रिजर्वेशन दे दी, ठीक है। तो नाउ आंसर इज ए पार्ट, स्टैनली बेल्डविन, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, ठीक है, आप इसका आंसर कर दीजिए। और जिनका आंसर ये निकलेगा, आई मुझे लगता है कि वही जो है जीएस कर पाएंगे। रिसेंटली रिसेंटली किस कंट्री को, किस कंट्री ने जो है ज्वाइन किया किसको, नेटो को, नेटो को, ठीक है। तो
वो एक यूरोपियन कंट्री है। आप उस कंट्री के बारे में मुझे थोड़ा बोलिए कि कौन कंट्री है जिसने रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया। और अगर आपको उस कंट्री का नाम पता है, अगर किसी को नाम पता है, तो आप बोलिए क्या वो बॉर्डर करती है रशिया को कि नहीं। या तो करती होगी या तो नहीं करती होगी, तो आप बोलिए कि कौन कंट्री है, क्या बॉर्डर करती है या नहीं करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच कमीशन लुकड इनटू द क्राइसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। लिलिथगो कमीशन, मुडियम कमीशन, ली कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमने अभी पढ़ा कि दैट वी हैव सिमन कमीशन, राइट। देखिए ये है जीओआई एक्ट 1919। तो इसकी बेसिस पे ये बोला गया था कि दैट वी विल आफ्टर 10 years हम क्या करेंगे, वी विल इनेक्ट अ कमीशन, ठीक है। वी विल इनेक्ट अ कमीशन टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इंडिया। तो उसकी बिना पे सिमन कमीशन जो है लाया गया, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको पता होगा इस बीच 1927 में सिमन कमीशन आया। लेकिन इस बीच कुछ छोटे मोटे कमीशन ब्रिटिश ने इनेक्ट किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे उसमें एक है दैट ली कमीशन, ली कमीशन। तो इसने जो है ब्रिटिश राज के बारे में ये कंडीशन स्टडी की थी कि मतलब उनका फेलियर कि वो सफिशिएंट ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं इन इंडियन आर्मी, ठीक है। ब्रिटिश में जो आर्मी है उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, वो ली कमीशन ने स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा जो मुडियम कमीशन है, मुडियम कमीशन ने देखिए डयार्ची लाया गया था 1919 एक्ट से, ठीक है, प्रोविंसेस में कि पॉपुलर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और कौन रहेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। तो इसमें जो है मतलब इस डायarchic डिस्पेंसेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, मतलब इसको इस डिस्पेंसेशन को मतलब पावर्स का डेलीगेशन बाकी इसको स्टडी करने के लिए लाया गया था मुडियम कमीशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दिस ली कमीशन, मैंने आपको बोला। और उसके बाद हमारे पास है लिलिथगो कमीशन, ठीक है, तो इसको लाया गया था फॉर दिस स्टडीइंग इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर क्राइसिस को स्टडी करने के लिए लिलिथगो कमीशन लाया गया था, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिमन कमीशन। तो कौन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है सिमन कमीशन के रिलेटेड। Now, first of all, Ambedkar worked with the commission, but Congress boycotted it. It granted reserved seats to the depressed classes. Ambedkar submitted memorandum on the basis of बहिष्कृता हितकरणी सभा to the commission. तो नन, तो देखिए अम्बेडकर ने काम किया था इसके साथ, कमीशन के साथ, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, ये भी ठीक है, ठीक है। एम ए अंसारी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और सेशन था मद्रास में जब इन्होंने इसको बाइकआउट किया। तो इसने रिजर्व सीट्स दे दी डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है। अंबेडकर सबमिटेड मेमोरेंडम ऑन द बेसिस ऑफ बहिष्ठ हितकरणी सभा टू द कमीशन, तो ये भी ठीक है। तो क्योंकि अंबेडकर ने काम किया था और इस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे इसने इनको एक मेमोरेंडम दिया। तो मेमोरेंडम होता है मतलब एक कुछ डिमांड्स जो है वो लिखी जाती है और वो इस कमीशन के सामने रख दी। तो उसके बाद है नन, तो आंसर इज बी पार्ट नन, मतलब कोई भी इनमें से गलत नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, The Nehru report pledged for dominant status for India, complete independence for India, autonomy, plebiscite, ठीक है। तो अब नेहरू रिपोर्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो देखिए ये जो दैट बर्कन हेड, ही वाज व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसने चैलेंज किया था कांग्रेस को कि आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के देखो, उसका मतलब ड्राफ्ट बना के देखो। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया किसने, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में,
इसने बनाया क्या, दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वही हमारा है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट ने ये, इसमें कुछ जो रिकमेंडेशन इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आई वो ये था कि दैट वी विल हैव डोमिनाइन स्टेटस, डोमिनाइन स्टेटस। नंबर सेकंड, हम ब्रिटिश के साथ ही रहेंगे, विद इन ब्रिटिश, ठीक है। विद इन ब्रिटिश हमें क्या चाहिए, डोमिनाइन स्टेटस। अब आप बोलोगे डोमिनाइन स्टेटस क्या होता है, एक होती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दूसरा होता है डोमिनाइन स्टेटस। तो डोमिनाइन स्टेटस का मतलब है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो हो गया कि कंट्री जो है पूरी तरह आजाद हो जाएगी, उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सब इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन डोमिनाइन स्टेटस में मान लीजिए वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस आती है, मतलब अंदर से इंडियंस की गवर्नमेंट रहेगी लेकिन ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश का ही रहेगा। जैसे डोमिनाइन स्टेटस में आप देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस, ठीक है, ये सब करेंसी बाकी ये ब्रिटिश का रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट अंदर है वो रहेगी इंडियंस की। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनाइन स्टेटस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इसके अलावा आप और भी रिकमेंडेशंस पढ़ सकते हो नेहरू रिपोर्ट की, जैसे इसने बोला था कि हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स रखेंगे, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद जो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, नेहरू रिपोर्ट की बात जो है मुस्लिम लीग की तरफ से जो मोहम्मद अली जिन्ना थी, ठीक है, उन्होंने बोले थे दिल्ली प्रपोजल्स, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल्स, इसने इन्हें चार प्रपोजल्स दिए थे। और प्रपोजल्स में बोला था कि दैट जैसे कि मतलब एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, यहाँ बंगाल और जो पंजाब है वहां पे जो है मुस्लिम्स की जो है उनकी, उनको रिजर्वेशन दी जाए, ठीक है। तो वो दिल्ली प्रपोजल्स थी। तो दिल्ली प्रपोजल्स को मान के फिर एक अ, जो है रिफ्ट चला बिटवीन द हिंदू महासभा एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जब आई उसके बाद मुस्लिम लीग में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली प्रपोजल्स दिए, मतलब जो इंक्लूड होनी चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे उसने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, मतलब मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन बंगाल में या जहां पे वो माइनॉरिटी, ठीक है। तो और उसने बोला था वहां पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं, इलेक्टोरेट्स ज्वाइंट रहेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब हिंदू के लिए हिंदू, हिंदू मेंबर के लिए खाली हिंदू पॉपुलेशन वोट करेगी, और मुस्लिम मेंबर के लिए खाली मुस्लिम पॉपुलेशन वोट करेगी, वो होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स मतलब चाहे मुस्लिम हो हिंदू को वोट सारे करेंगे। तो दिल्ली प्रपोजल्स में बोला था एक तो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए, उसके बाद इसने बोला था इसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। तो ये डिमांड्स एक्सेप्ट की थी किसने, दिस कांग्रेस ने। लेकिन उसके बाद जो है हिंदू महासभा जो है उसको रिक्त चढ़ा किसके साथ, इस मुस्लिम लीग के साथ, किसी मतलब कुछ इश्यूज पे। जैसे हिंदू महासभा नहीं चाहती थी कि मतलब सिंध जो है अलग हो जाए बॉम्बे से, वो एक दिल्ली प्रपोजल में प्रोविजन था, मतलब दिल्ली प्रपोजल में इसने और एक डिमांड की थी कि सिंध को सेपरेट करे फ्रॉम बॉम्बे। लेकिन हिंदू महासभा वो नहीं मान रही थी। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए फिर नेहरू रिपोर्ट ने कुछ अमेंडमेंट्स की थी, लेकिन वो भी फिर उसके बाद फिर मुस्लिम लीग ने कुछ डिमांड्स रखी थी, ठीक है। लेकिन ये सब जो है फिर एंड में मुस्लिम लीग ने जिन्ना 14 पॉइंट्स उसको हम कहते हैं वो दिए थे। तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, इसका ब्रीफ दे दिया, तो बाकी आप पढ़ सकते हो। आई होप कि दैट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइक आवर वीडियोस। और उसके बाद आपका सपोर्ट जरूरी है। आप जो है हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपको अच्छे से पढ़ा सके। थैंक यू।